नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 की आज की क्लास में। आज तारीख है 8 मई 2020। लेकिन आज ये क्लास रियल में डेली 30 नहीं है। डेली 30 के टाइम पर है, यानी कि 8 बजे ये क्लास आपको मिल रही है। शाम को 8 बजे डेली हम ये क्लास करते हैं। लेकिन आज ये डेली 30 नहीं है, कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आज मैं कोई टॉपिक नहीं कर पाया तैयार जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। आज की क्लास में केवल करंट अफेयर का हम डिस्कशन करेंगे। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, कई बार हम आप सब लोग उससे घिरे होते हैं और उन कारणों से हम कुछ नहीं कर पाते। कई लोग हैं जो उन व्यक्तिगत समस्याओं को पब्लिकली करके और लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। लेना भी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो बुरा करते हैं या अच्छा करते हैं, मैं उन पर कुछ कमेंट नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाता तो मैं वो समस्या आपको बता नहीं सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पर हम आप 8 बजे मिलते हैं, उसका मेरे हिसाब से सबसे पहला उद्देश्य होता है काम की बात करना। ज्ञानी आप लोग मतलब भर के हैं। काम की बात अगर हम करें और ऐसी बातें करें जो हमारे परीक्षा पास करने के लिए उपयोगी बातें हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हम केवल ज्ञान दें आपको, हम बौद्ध बन जाएं, हम ही राम बन जाएं, हम ही कृष्ण बन जाएं, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से कि वो आपका टाइम बर्बाद करने का ज़्यादा काम करता है। और काम का काम वो कम होता है, और जो काम का काम नहीं होता है वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, समय आपके पास कम है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि समय आपके पास कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उस दिन आप समय की वैल्यू समझेंगे। आप हर एक सेकंड, हर एक मिनट इस तरह से यूज करेंगे कि आप उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी न किसी तरीके से उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज की क्लास जो कंप्लीट नहीं हो पाई, यानी कि केवल 10 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम कभी उसको करेंगे, कवर करेंगे। आज जो टॉपिक लेना होगा उसको मैं किसी दिन एक्स्ट्रा लेके भी कर दूंगा। लेकिन वो जो समस्या है मेरे साथ जो हुआ आज सुबह से, मैं उसमें परेशान हूँ, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। चलिए काम की बात करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड 19 के संबंध में पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन ये प्रारंभ किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड 19 के संबंध में बहुत सारे काम किए हैं। उनमें से एक अभी है संजीवनी मोबाइल ऐप। इसका जो शुभारंभ किया गया है, इसके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष मंत्रालय को अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के लिए आमंत्रित करता है कि आयुष को इसके अंतर्गत काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके तहत एक डेटाबेस होगा, इसके तहत एक सर्वे कंप्लीट होगा, और उस सर्वे में ये पता चल जाएगा कि आयुष को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा और समर्थन मिल जाएगा, तो आयुष के जो ज्ञान है, आयुष के क्षेत्र की जो चीजें हैं, उनका उपयोग भी कोविड 19 के इलाज के लिए किया जाना संभव हो पाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, संजीवनी। अगला प्रश्न। वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या कितनी है? इस समय जब से पाकिस्तान ने इधर फिर से हमला किया है, और अभी खैर हमला पाकिस्तान ने तो बदतमीजी की है, हमला तो मैं उसको नहीं कहूँगा, वो हमला शब्द ही गलत है। उसने बदतमीजी की है, वो बदतमीजी करता रहता है, भारत की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये चर्चा में रहते हैं ये पुलिस बल और अन्य सारी चीज़ें। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय सशस्त्र बल की संख्या कितनी है, तो ये आप ध्यान रखिए। असम राइफल्स, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और एक है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इस तरीके से ये 7 हैं जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं हमारे देश में। सीमा सुरक्षा बल भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक इंपॉर्टेंट बल है, और ये अर्धसैनिक बल भारतीय सीमा पर शांति के दौरान सुरक्षा बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी है। और वर्तमान में यह दुनिया के सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में इसको जाना जाता है, सबसे बड़ा है।
तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वह देश जहां दशकों उपरांत ड्राइव इन थिएटर में फिल्मों का प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये ड्राइव इन थिएटर होता क्या है। मान लीजिए कि आप कार में अपने बैठे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी जीवन संगिनी के साथ, जो भी है, और उसमें दोनों लोग बैठ के चाह रहे हैं कि पिक्चर देखें, फिल्म देखें, उसका मजा लें और कोई जान भी ना पाए। तो सामने एक बड़े पर्दे पर फिल्म लगा दी गई, आप इसमें से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन आवाज कैसे सुनाई देगी? तो इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कार के अंदर कि यहाँ पर आपको आवाज, साउंड मिलने लगे और आप देखें इस बड़ी स्क्रीन पर। यही होता है ड्राइव इन थिएटर। ड्राइव इन थिएटर 1979 की इस्लामी क्रांति के उपरांत ईरान में ये पहली बार ऐसा हुआ है। उस समय ये था, फिर बंद कर दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि फिर से इसको चालू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ईरान हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे देश जहां पर ऐसी चीजों पर प्रतिबंध होते हैं, तो ड्राइव इन थिएटर या अन्य जो मनोरंजन के उपाय हैं उनका उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। ड्राइव इन थिएटर को फारसी भाषा में सिनेमा मशीन भी कहा जाता है। और विश्व का जो प्रथम ड्राइव इन थिएटर था, थिएटर डे गुआडालुप, थिएटर डे गुआडालुप था। ये 1910 में 23 अप्रैल को लास क्रूस न्यू मैक्सिको में खोला गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इराक के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीम सद्दाम हुसैन के उपरांत बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो सद्दाम हुसैन पहले थे इसमें, यहाँ पर इनका शासन था, ये तो तानाशाह ही थे। और जब इनकी तानाशाहियत खत्म हुई, जब 2003 में ये मार दिए गए, उसके उपरांत 2003 में उसके बाद में कोई जो निर्वाचित हुआ है, ये मारे कब गए थे सद्दाम हुसैन? ये प्रश्न है आपके लिए। 2003 में ये मारे गए थे, कब मारे गए थे? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई निर्वाचित हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जब ऐसी स्थितियां वहां पर आ गई थी, तो आदेल अब्दुल महदी देश के कार्यवाहक प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे थे। वो कार्य चल रहा था, हिंसक प्रदर्शन हुए वहां पर, और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 2005 से फिर अभी तक ये ऐसे ही काम वहां पर चल रहा था। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी कोविड-19 के दौरान ही ऐसी स्थितियां आ गई कि इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है। मुस्तफा अल कदीम, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इराक के नवनिर्वाचित ये प्रधानमंत्री हैं, पीएम है वहां के। तो ये काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां की संसद को कहते हैं, और उसके ये छठे प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ईरान के छठे प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा अल कदीम। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कौन सी बातें सही हैं, ये आपको इसमें से छांटना है। पहला है कि ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या शहरी क्षेत्रों से अधिक है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10% जो ग्रामीण सब्सक्राइबर हैं, इंटरनेट के यूजर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, और ये ज़्यादा हो गई है शहरी उपभोक्ताओं से। महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी महिला बहनें, माताएं, वो जो है इसका उपयोग ज़्यादा करती हैं। ठीक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोग करता है। क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंटरनेट उपयोग करता है वो कौन है? चीन है। सबसे बड़ा जो इंटरनेट उपयोग करता है वो चीन है, और उसके बाद में भारत की अब संख्या पहुंच रही है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि महिलाएं आगे हैं इंटरनेट यूज करने के मामले में, और ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये अभी तक शहरी यूजर्स ज़्यादा हुआ करते थे, पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है? हो सकता है कोविड-19 के तहत अधिकतर लोग अपने गाँवों में, अपने घरों में रह रहे हैं, वहाँ पर रिचार्ज करवा रहे होंगे, और उनका उपयोग कर रहे होंगे ब्रॉडबैंड की जगह पे। अब वो घर जाके उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने मोबाइल्स का, क्योंकि जो आईडी होती है उसी आईडी पे तो कनेक्शन होता है, तो इसी के आधार पर हम इसका डेटा निकालते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और हमारे यहाँ एक आंकड़ा जारी हुआ है 5 साल से 11 वर्ष के बच्चों के लिए भी, तो ये यूजर्स भी हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। चुन्नू जी लोग खूब मोबाइल देख रहे हैं। अगला प्रश्न, वंदे भारत मिशन क्या है? भारत की संस्कृति को जानने का मिशन, या 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हैं। तो वंदे भारत मिशन, एयरलिफ्ट फिल्म आपने देखी है? एयरलिफ्ट फिल्म अगर आपने देखी है, तो उस फिल्म में क्या किया गया था?
जब खाड़ी देश पर कुवैत का इराक पे हमला हुआ था ना, तो वहाँ पर भारतीय फंसे हुए थे लगभग 1,14,000 15,000 जो भी रहे हों, 1 लाख से ऊपर उनकी संख्या थी। उनको एयरलिफ्ट किया गया था। और ये फिल्म भी आपने देखी होगी, नहीं देखी देख लीजिए। इसमें अक्षय कुमार हैं जो सबके लगभग पसंदीदा अभिनेता हैं। और अक्षय कुमार विश्व स्तर में जो टॉप 10 सूची जारी की गई है पैसा कमाने वाले लोगों की, उनमें शामिल है और भारत के अकेले व्यक्ति हैं। और दान भी इन्होंने कोविड 19 के तहत सबसे ज़्यादा ही किया है। बहुत पैसा इन्होंने उस समय दे दिया था और लगातार काम उस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो एयरलिफ्ट की तरह कोविड 19 के समय, कोरोना वैश्विक महामारी के समय विदेशों में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, 14,800 से अधिक भारतीय जो है वो विदेशों में फंसे हैं, उनको लाने के लिए ये मिशन चलाया गया है। और ये अभी तक का जो मिशन जितने भी चलाए गए हैं लाने के लिए, उसमें सबसे बड़ा मिशन है ऐसा माना जा रहा है। और इसमें लीक से हटके कई उड़ानें भरी जाएंगी। और जहाँ जहाँ उड़ानें वैसे सीधी नहीं जाती थी उनकी भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस समय ये आपदा का समय है, विपदा का समय है। तो यहाँ पर रूट नहीं देखा जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इफिशियंसी मेजर्स 2018-19 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? किसने जारी की है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इफिशियंसी मेजर्स रिपोर्ट? ये जो रिपोर्ट है ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये कहा गया है कि बीई ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की ऊर्जा पहल के माध्यम से 89,122 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली है। और इन कार्यक्रमों में ये जो पहल रही हैं, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे हैं उनमें उजाला प्रोग्राम रहा है। और इसके अलावा जो और बहुत सारे इसमें प्रोग्राम चलाए गए, ट्रेड स्कीम, म्यूनसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम और स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम चलाया गया है ना। प्रोग्राम परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम ये जो चलाई गई, ये सब इसमें रहा है। यानी कि जो उजाला स्कीम और ये सब बहुत सारी स्कीम आप देखते रहते हैं गवर्नमेंट चला रही है, तो कई बार आपको लगता है पैसे की बर्बादी हो रही है। ऐसा नहीं है। ऐसी रिपोर्ट जब आती है तब आप उसमें देख सकते हैं कि ये कितने उपयोगी हैं, है ना। और हमारा अगर वातावरण, हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा और ऐसे ही एनर्जी की मांग बढ़ती रहेगी, हर तरह से हम खर्च ही करेंगे, कुछ बचाएंगे नहीं, तो एक दिन हमको कंगाल होना ही है, जिस भी क्षेत्र में हम ऐसा करें। तो आपको पैसे की बचत भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंजूस बन जाइए। अगर आपके पास पैसा खूब है, आप हिचक बेशक खूब खर्च करिए, लेकिन फालतू खर्च मत करिए, है ना। फालतू खर्च करने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए ईरान ने किस नई मुद्रा को शुरू करने का निर्णय लिया? ईरान ने अपनी मुद्रा ही बदल दी। इन्होंने मुद्रा बदली, क्यों बदली? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर मुद्रा स्फीति इस समय बहुत ज़्यादा हो गई है और वैल्यू हमारे पैसे की बहुत कम हो गई है। अभी अमेरिका का प्रमाण समझौता से अलग होना ईरानी मुद्रा के लिए सबसे बड़ा झटका था। और इसके कारण ईरान की मुद्रा अमेरिकी डॉलर की तुलना में 600% कमजोर पड़ गई। ऐसे समय में इसने स्थिति को सही करने के लिए अपनी जो मुद्रा थी, ईरान की जो मुद्रा है वो क्या है? ईरान की जो मुद्रा है वो है रियाल। और रियाल को इसने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया किसमें? टोमन में। टोमन में जो इन्होंने कन्वर्ट किया, तो इन्होंने कहा कि एक टोमन बराबर होगा 10,000 रियाल। ध्यान रखिएगा, 4 जीरो सीधे इन्होंने काट दिए रियाल की वैल्यू से। ऐसे याद रखिए इसको। तो एक टोमन में 10,000 रियाल होगा और रियाल की वैल्यू भी अलग बनी रहेगी, लेकिन टोमन ये चलाएंगे। इसके अलावा एक घेरन भी वहां की मुद्रा इकाई है और 100 घेरन से एक टोमन बनता है। यानी कि रियाल से ये 100 गुना और टोमन से 100 गुना छोटा है। रियाल से 100 गुना ये बड़ा है और टोमन से 100 गुना छोटा है। 100 घेरन से एक टोमन बनता है। ये अगर एक टोमन बराबर 100 घेरन होता है तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ईरान में कई बार ऐसा हो चुका है। 1979 की बात है जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब भी वहां पर कई जो बड़े कारोबारी थे वो छोड़कर चले गए थे देश को, वहां से बिजनेस हटा लिया था। तब भी वहां की मुद्रा स्फीति जो है, वो ये सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं, मुद्रा स्फीति का सामना वहां पर उसको करना पड़ा था। फिर 1989 में भी ईरान इराक युद्ध का अंत जब हुआ, उस समय भी स्थिति खराब हुई थी। इस तरीके से फिर राष्ट्रपति अहमदी निजाद जो थे, अहमदी निजाद का कार्यकाल
उनके शासनकाल के दौरान भी ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। उस समय भी 100% की गिरावट इनके वैल्यू में आई थी, रियाल की वैल्यू में। तो कई बार ऐसा इसको सामना करना पड़ा है, उसी से निपटने के लिए ऐसा ये कर रहा है। थैलीसीमिया ये क्या है? अभी 8 मई को थैलीसीमिया दिवस मनाया गया। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। 8 मई वैसे ध्यान रखिएगा, थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया हो सकता है पूछ ले, या मनाया जाता है। इसकी थीम भी है, बहुत बड़ी थीम थी, वो पूछी नहीं जाएगी। लेकिन थैलीसीमिया होता क्या है? थैलीसीमिया जो होता है वो एक रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार होता है, और इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और रक्त कोशिकाओं की कमी इसमें हो जाती है। थैलीसीमिया किसी भी व्यक्ति को तभी होता है जब उसके पूर्वज को, यानी कि जब उनके माता पिता में से किसी को थैलीसीमिया होता है। और इसका उपचार ब्लड ट्रांसफ्यूजन और चेलेशन थेरेपी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कैलेसन थेरेपी जो है, इसी के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। बच्चों में इसका उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा भी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। ये सब आपके साइंस के जीके के प्रश्न हैं। और इसके कुछ लक्षण बाल्यावस्था तक दिखने लगते हैं, लेकिन अधिकतर ये किशोरावस्था के बाद ही दिखाई देते हैं। तो ये है क्या? एक रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंतिम प्रश्न आज हम इसका देखने जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 8 मई को। और थैलीसीमिया जो दिवस है वो भी 8 मई को मनाया जाता है, दोनों साथ साथ में, आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय ब्रिटेन में स्थित है। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसका मुख्यालय ब्रिटेन में नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये भी आपको जानना चाहिए। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यहीं पे स्विस बैंक है, सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे रखा है, भारतीय नेताओं का भी और विश्व के बहुत सारे देशों के नेताओं का, या जिनको भी काला धन रखना है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लोगों को किसी भी समय कहीं भी मदद करने के लिए, सबसे ज्यादा संख्या में मदद करने के लिए जानी जाती है। और इसके अधिकारी और स्वयंसेवक असाधारण योगदान देते हैं, अविश्वसनीय उपलब्धियों के लिए ये पहचाने जाते हैं। ऐसा कार्य ये करते रहते हैं। आप लोगों को भी अपने स्तर पर एक व्यक्ति की ही मदद करिए, लेकिन करते रहना चाहिए। आप अपना काम सबसे पहले सबसे अच्छे से करिए, ज्ञान में ज्यादा मत पड़िए फालतू का। अभी से आप अगर ये सोचेंगे अरे मैं तो बिल्कुल महात्मा बुद्ध बन जाऊंगा, या मैं ऐसा काम करूंगा, बिल्कुल सारे रिकॉर्ड में तोड़ दूंगा। एक चीज मैं बताऊं, जब तक आप अपने पैरों पर सही से नहीं खड़े होंगे, जब तक आप खुद सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मेरी कुछ समस्या है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता आज, जिस कारण से मैं काम नहीं कर पाया हूँ। तो ठीक है, आज आप करंट अफेयर से काम चलाइए, कल मिलते हैं। और संडे को आपका टेस्ट होगा, उसी टाइम होगा, और उस टेस्ट में उतने ही प्रश्न आएंगे 75। लेकिन आज तक का जितना भी पढ़ाया है मैंने वो टोटल सिलेबस है आपका, और वहीं से ये प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। देखता हूँ कौन टॉप 5 में आता है, कौन टॉप करता है। थैंक यू वेरी मच।